बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुरम पराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूं, जो आपके लिए नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से पेश किया जा रहा है और आज इसका लेक्चर नंबर 3 है। तो देखते हैं कि आज के लेसन में हमारे पास क्या पढ़ने को है, सीखने को है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके अंदर एडवर्ब है। एडवर्ब सीखेंगे आज। आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज जो पार्ट 2 है, तो इसलिए अब हम उसमें सबसे पहले एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब के बाद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद कंजंक्शन देखेंगे और इंटरजेक्शन देखेंगे। तो ये हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर कवर किया जाएगा। अब आगे देखते हैं कि हमने पिछले लेसन में हमने क्या कवर किया था। तो याद है आपको अच्छी तरह से कि पिछली दफ़ा हमने लेक्चर 2 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन और फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये सारे बहुत बुनियादी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले लाजमी जाके वो देखिए, ताकि आपको उसके मतलब भी नॉलेज मिले और आप सीख सकें। तो अब आगे चलते हैं। तो एडवर्ब, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बाद हम देखते हैं जी कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब का जो लफ्ज़ है वो एडवर्बियम से आया हुआ है। आपको याद है अच्छी तरह से कि एटमोलॉजी हम देखते हैं सबसे पहले। एटमोलॉजी आप जानते हैं कि ये बताती है, ये एक ऐसी साइंस है जिसमें देखा जाता है कि लफ्ज़ का ओरिजिन क्या है, ये लफ्ज़ कहाँ से आया। तो ये लफ्ज़ इसकी बुनियाद कहाँ से आई, कौन सी लैंग्वेज से कन्वर्ट होके आपकी या इंग्लिश लैंग्वेज में आया। तो एडवर्बियम है जी, फ्रॉम लैटिन, लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ एडवर्बियम है, विच मीन्स दैट विच इज़ एडेड टू अ वर्ब, जिसका मतलब है कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब के मतलब में इजाफा करे उसको हम एडवर्बियम कहते हैं लातीनी ज़ुबान में, और एडवर्ब है ये इंग्लिश में। डेफिनेशन है जी इसकी, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। जी, एक कन्फ्यूजन ये चलती है, कहा जाता है कि जी ये एडजेक्टिव के अंदर, वर्ब के अंदर और उसके अलावा साथ ही साथ ये एक और एडवर्ब के अंदर इसमें इजाफा करते हैं। लेकिन अगर आज हम देखेंगे कि ना सिर्फ एडवर्ब, एडजेक्टिव और एक और एडवर्ब में इसमें ये तब्दीली लेके आता है, बल्कि और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये तब्दीली लेके आता है। तो आज अब देखते हैं। ये देखें सबसे पहले, ही वॉक्स क्विकली। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वॉक्स जो है ये एक वर्ब है, वॉक चलना। तो वो ही वॉक्स, वो चलता है। अब जब तक अगला लफ्ज़ नहीं लगेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कैसे चलता है। अब जैसे ही लग गया, साथ क्विकली लग गया, तो क्विकली का जो लफ्ज़ है वो वॉक के मुतल्लिक बता रहा है। क्विकली का लफ्ज़ वॉक के मुतल्लिक बता रहा है। तो अब हमें पता चला कि वो क्विकली यानी तेज़ी से वॉक कर रहा है, तेज़ी से चल रहा है। तो इस तरह क्विकली का लफ्ज़ वर्ब के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हुआ जी, क्विकली। अब आगे देखते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब गुड जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे हुआ, ये स्टूडेंट के मतलब में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये गुड जो है ये आगे नाउन स्टूडेंट के मतलब में इजाफा कर रहा है। स्टूडेंट इसमें नाउन है, नाउन के मतलब में जो इजाफा करे वो एडजेक्टिव है, आप पहले जानते हैं। स्टूडेंट नाउन है, नाउन के मतलब में जो इजाफा करे वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के मतलब में जो इजाफा करे वो एडवर्ब है। तो इस जुमले में एडवर्ब ने एडजेक्टिव के मतलब में इजाफा किया, यानी गुड से ज़्यादा बेहतर है वेरी गुड, उसने अगली डिग्री यहाँ पे दे दी उसको। ही राइट्स वेरी स्लोली। अब स्लोली आप जानते हैं एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है ये एडवर्ब है कि राइट के बारे में बात कर रहा है। ये स्लोली का जो लफ्ज़ है ये राइट के बारे में बात कर रहा है, वो लिखता है लेकिन कैसे, स्लोली। अच्छा, अब स्लोली एडवर्ब है और वेरी साथ लगा दिया, तो वेरी यहाँ पे एडवर्ब के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो जो एडवर्ब के मतलब में इजाफा करे वो भी एडवर्ब है। ये 3 बातें अक्सर देखने में आती हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा तफसील में जाते हैं तो हमें मज़ीद भी पता चलता है कि एडवर्ब सिर्फ यहीं तीनों में ही नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि मज़ीद जुमले के अंदर तब्दीली भी लेके आता है। तो ही फेल एग्जैक्टली ओवर द टेबल। अब देखें, ओवर प्रेपोजिशन है और एग्जैक्टली जो है ये ओवर के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सीखने को मिला कि एक प्रेपोजिशन, एक एडवर्ब जो है वो प्रेपोजिशन के मतलब में भी इजाफा करता है। एक एडवर्ब प्रेपोजिशन के मतलब में भी इजाफा करता है। तो ही फेल एग्जैक्टली ओवर द टेबल। आई लव हिम, अगला जुमला जी,
आई लव हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अब ये कंजंक्शन के मतलब में इजाफा कर रहा है, जोड़ने वाला लफ्ज कंजंक्शन मजीद तफसील में देखते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल बिकॉज जो है वो कंजंक्शन है, और यहाँ पे सिंपली जो है ये कंजंक्शन के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो जो कंजंक्शन के मतलब में इजाफा कर रहा है यहाँ पे सिंपली, तो ये भी एडवर्ब है। आई लव हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। अच्छा जी, अगला सर्टेनली, यहाँ पे डिफरेंट और चीज़ आ गई। सर्टेनली आई शैल हेल्प हिम। अब ये पूरे जुमले में सर्टेनली का लफ्ज इजाफा कर रहा है। तो जब हम देखते हैं कि जब इस तरह से हो तो ये भी एडवर्ब है। सर्टेनली यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि ये पूरे जुमले की बात कर रहा है। आई शैल हेल्प हिम, यकीनी तौर पे मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पे सर्टेनली किसी एक पार्ट ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरा सेंटेंस उसके मतलब में इजाफा कर रहा है। इसी तरह से अनफॉर्चुनेटली यू केम लेट, तो अनफॉर्चुनेटली जो है ये पूरे यू केम लेट के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक जो पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब है, हमें सीखने में शुरू में ये मिलता है, बहुत सारी जगहों पे ये बताया जाता है कि एक वर्ब के मतलब में इजाफा करता है जैसे कि पहला जुमला, फिर एडजेक्टिव के मतलब में इजाफा करता है जैसे कि दूसरा जुमला, फिर एक और एडवर्ब के मतलब में इजाफा करता है जैसे कि तीसरा जुमला। अब आज आप ये सीख रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है आपको कि ना सिर्फ ये वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब के मतलब में इजाफा करता है, बल्कि प्रेपोजिशन के मतलब में भी इजाफा करता है जैसे कि चौथा जुमला है, कंजंक्शन के मतलब में इजाफा करता है जैसे कि पांचवा जुमला है, और जुमलों में भी इजाफा करता है एक एडवर्ब, तो जैसे कि आखिरी दो जुमले हैं। तो ये तो था इसका काम। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है जी, काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या है जी। काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है जी, सिंपली उसके अंदर ही मतलब मौजूद है। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या निकलेगा, क्या मिलेगा, मैनर मिलेगा ना, मैनर अंदाज। शी फिनिश्ड हर वर्क, लेकिन उसने अपना काम खत्म कर लिया, लेकिन कैसे, स्लोली। तो स्लोली जो हुआ ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसका अंदाज बता रहे हैं उसने अपना काम कैसे खत्म किया, स्लोली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर मतलब मौजूद है इसके अंदर, इसकी काइंड के नाम के अंदर ही मतलब मौजूद है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे क्या है जी, जगह के मुतालिक बताएगा ज़ाहिर है। पुट द बुक हेयर ऑन द टेबल। अब ये हेयर जो है ये बता रहा है कि किताब कहाँ रखनी है, किताब यहाँ रख दो। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगला क्या है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे। अब ये टाइम को बता रहा है, वाज़ेह तौर पे नाम के अंदर ही मतलब मौजूद है। एडवर्ब ऑफ टाइम ज़ाहिर है टाइम की बात ही करेगा। तो आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क में गया कब, यस्टरडे जी, पिछले दिन, कल। तो अगला देखते हैं जी, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब डिग्री में क्या है जी, दिस केक इज वेरी डिलिशियस। अब डिलिशियस तो है, ये एडजेक्टिव है, केक के मुतालिक भी बात कर रहा है, केक नाउन, केक के मुतालिक बता रहा है डिलिशियस। इसका तलफ़ुज़ भी सीख लीजिए। डिलीशियस बहुत सारे लोग कहते हैं, डिलीशियस कोई लफ्ज़ नहीं होता, डिलिशियस, डिलिशियस मज़ेदार। दिस केक इज़ वेरी डिलिशियस, ये केक बहुत मज़ेदार है। अच्छा, डिलिशियस के मतलब में कौन सा लफ्ज़ इजाफा कर रहा है, वेरी। तो ये डिग्री बता रहा है, डिलिशियस सिर्फ डिलिशियस नहीं है, बहुत, सिर्फ मज़ेदार नहीं है, बहुत मज़ेदार है। तो ये हो गया जी आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डिग्री। द मोस्ट नोटोरियस पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं इसको, एडवर्ब को द मोस्ट नोटोरियस पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो अगला है जी, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जी। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर बेड। अब ये ऑलवेज ना होता, आई ब्रश माई टीथ बिफोर बेड, लेकिन फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। कैसे जी, ऑलवेज, हमेशा, हमेशा मैं अपने दांतों को साफ करता हूँ सोने से पहले। तो ये तो इसकी काइंड्स हो गई। तो अब एक जादू वाली बात समझें, यहाँ पे एक लफ्ज़ है ओनली, सम यूजेस ऑफ ओनली। अब जादू होने लगा है कि सिर्फ ओनली का लफ्ज़ आगे पीछे होगा और बात कहाँ की कहाँ चली जाएगी, पूरे जुमले का मतलब ही चेंज हो जाएगा सिर्फ ओनली को चेंज करने से। अब देखें पहला जुमला जैसे कि आपके सामने है, ही टीचेस मी इंग्लिश एट होम, यानी कि सिर्फ वही मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, वही मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, नो वन एल्स, यानी और भी लोग हैं लेकिन वही मुझे इंग्लिश पढ़ाता है। अगला देखें जी,
ही टीचेस मी ओनली इंग्लिश। देखा, अब ओनली आगे गया तो नो अदर सब्जेक्ट, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता है। पहले क्या कहा था कि वही शख्स मुझे पढ़ाता है। अब ओनली जब आगे आ गया इंग्लिश के साथ, तो इसका मतलब हो गया कि वो शख्स मुझे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता है, मतलब कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता है। अगला जी, ही टीचेस इंग्लिश ओनली टू मी एट होम। ही टीचेस मी, या इसमें देखिए, ही टीचेस इंग्लिश ओनली टू मी एट होम, यानी कि मुझे सिर्फ सिर्फ मुझे पढ़ाता है। ही टीचेस इंग्लिश ओनली टू मी, सिर्फ मुझे पढ़ाता है। देखा, ओनली अब आगे गया तो इसका मतलब और हो गया कि भाई सिर्फ मुझे पढ़ाता है, किसी और को नहीं पढ़ाता। ही ओनली टीचेस मी इंग्लिश एट होम, यानी सिर्फ पढ़ाता है, सिर्फ पढ़ाता है। ही ओनली टीचेस मी इंग्लिश एट होम, यानी सिर्फ पढ़ाता है, गप्पे शप्पे या और बात नहीं करता, सिर्फ पढ़ाता। ही टीचेस मी इंग्लिश ओनली एट होम, यानी सिर्फ घर पे पढ़ाता है, सिर्फ घर पे इंग्लिश पढ़ाता है और कहीं नहीं पढ़ाता, यानी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे नहीं पढ़ाता, सिर्फ घर पर पढ़ाता। तो देखा आपने, ओनली की जगह चेंज हो रही है और जुमले का पूरा जो है तर्जुमा ही चेंज हो रहा है, मफहूम ही बदल रहा है। जी, ही टीचेस मी इंग्लिश इन द मॉर्निंग ओनली। लें जी, अब एक और नया मतलब आ गया। देखा, ओनली का लफ्ज़ सिर्फ मूव कर रहे हैं और बात कहाँ की कहाँ पहुँच रही है। वो सिर्फ मॉर्निंग में पढ़ाता है जी, यानी सुबह के वक़्त पढ़ाता है और किसी वक़्त नहीं पढ़ाता। तो ओनली का लफ्ज़ आगे पीछे किया और ये जो है इसके ज़रिए हमने बहुत सारे लफ्ज़ों के जुमले मफहूम मीनिंग्स बना लिए। तो अब हमारा काम है कि प्रेपोज़िशन, अगला पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो प्रेपोज़िशन है। तो देखते हैं कि प्रेपोज़िशन क्या है। एटिमोलॉजी जी, ये भी लैटिन लैंग्वेज से आया है। लैटिन लैंग्वेज से आया है, फ्रॉम लैटिन प्रेपोज़िशनम, प्रेपोज़िशनम, नॉमिनेटिव प्रेपोज़िशनो, प्रेपोज़िशो, पुटिंग बिफोर, और या प्रीफिक्सिंग, प्रीफिक्सिंग कहते हैं जी इसको, यानी वो पहले आने वाले लफ्ज़ को। तो ये लातिनी ज़ुबान से लफ्ज़ आया है। देखते हैं जी डेफिनेशन। अ preposition joins nouns or pronouns with other words in a sentence. It shows the relationship between the different parts of the sentence. लो जी, बड़ी सिंपल बात, बड़ी सिंपल बात कि नाउन और प्रोनाउन को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे किताब मेज़ पर है, किताब भी एक नाउन है, मेज़ भी एक नाउन है। तो अ किताब मेज़ पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन का लफ्ज़ है, ये एक प्रेपोज़िशन है। अच्छा, ये ताल्लुक शो करता है। जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा, ये एक ताल्लुक शो करता है। इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पीच, ऑफ द सेंटेंसेस। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ एक ताल्लुक शो करता है, उसको हम प्रेपोज़िशन कहते हैं। अभी मज़ीद जानते हैं जी। मिसाल के तौर पे द बुक इज़ ऑन द टेबल, अभी मैंने मिसाल दी। अच्छा, अब बुक जो है ये भी नाउन है, टेबल भी नाउन है। तो बुक को टेबल के साथ किसने मिलाया? ऑन ने। तो ऑन प्रेपोज़िशन है। ही वाज़ एंग्री विद मी। अब एंग्री का लफ्ज़ जो है वो मुझसे नाराज़ है, वो मुझ पे गुस्से में है, गुस्सा करता है। तो एंग्री विद मी, अब विद का जो लफ्ज़ है ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ मिला रहा है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब देखें, गुड फॉर हेल्थ, फॉर जो है मिल्क का ताल्लुक हेल्थ के साथ मिलाने के लिए ये फॉर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो सारे अल्फाज हैं, ऑन, विद, फॉर और इस तरह के बेशुमार अल्फाज, ये प्रेपोज़िशन कहलाते हैं। काइंड्स देख लेते हैं जिसकी, ये बस ज़हन में होनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बस आपके ज़हन में होना चाहिए कि काइंड्स कौन सी होती है। सिंपल प्रेपोज़िशन, ये वैसे इसमें से कोई लफ्ज़ भी आपके लिए नया नहीं है। ये विद का लफ्ज़ आपने सीखा होगा, अप, टिल, इन, ऑन, बाय, फॉर, ये सिंपल प्रेपोज़िशंस हैं जी। आगे आ जाएंगी कंपाउंड प्रेपोज़िशन, विदाउट। देखें, कंपाउंड के अंदर ही लफ्ज़ के अंदर मतलब मौजूद है। विद अलहदा प्रेपोज़िशन है और आउट अलहदा प्रेपोज़िशन है, लेकिन आउट एक अलग लफ्ज़ है। तो अब विदाउट हो गया, अलोंग, बिफोर, बिहाइंड, अराउंड, ये सारे के सारे कंपाउंड प्रेपोज़िशंस कहलाते हैं। फ्रेज़ प्रेपोज़िशन जी, बिकॉज़ ऑफ, ड्यू टू। तो इनका इस्तेमाल अब देखते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसकी आप बेहतर है कि एक स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि ये आपके काम आती रहे। देखें, इस वक्त अग्री विद, एग्री बहुत सारे लोग कहते हैं, एग्री कोई लफ्ज़ नहीं होता जी,
लफ्ज होता है अग्री। तो अग्री विद किसी शख्स के साथ मुत्तफिक होना, और अग्री टू किसी तजवीज़ से मुत्तफिक होना। यानी आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू यानी शख्स है ना तो विद आएगा, लेकिन आई अग्री टू योर प्रपोजल, आई अग्री टू योर प्रपोजल, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे शख्स नहीं है, एक तजवीज़ है, प्रपोजल है। एंग्री विद किसी शख्स के साथ नाराज़ होना, और एंग्री एट किसी बात पर नाराज़ होना। एंक्शस अबाउट किसी शख्स के लिए फिक्रमंद होना, एंक्शस फॉर किसी चीज़ के बारे में फिक्रमंद होना। पार्ट फ्रॉम किसी शख्स से जुदा होना, आई फील सैड व्हेन आई पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, किसी शख्स से जुदा होना। और पार्ट विद किसी चीज़ से जुदा होना, आई फील सैड व्हेन आई पार्ट विद माई क्लासरूम। ठीक है जी। तो वेक्स्ड एट, वेक्स विद किसी शख्स से तंग होना, और वेक्स एट किसी चीज़ से तंग होना। ब्लाइंड इन बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन यहाँ पे ब्लाइंड के साथ, ब्लाइंड इन आंख से अंधा होना, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, उसकी वो एक आंख से अंधा है, उसको एक आंख से नजर नहीं आता, तो ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ब्लाइंड इन और ब्लाइंड टू बड़ा डिफरेंट मीनिंग हो गया, बेखबर होना, बेखबर होना, यानी ही इज ब्लाइंड टू द रियलिटी, वो हकीकत से बेखबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड इन आंख से अंधा होना, फिजिकली आंख का ना होना, और ब्लाइंड टू बेखबर होना। कंपेयर विद कि एक जैसी चीज का मुकाबला करना, कंपेयर टू इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ों का मुकाबला करना। इंगेज इन मसरूफ़ होना, इंगेज टू मंगनी होना। क्विक एट किसी मजमून में तेज़ होना, ही इज़ क्विक एट मैथमेटिक्स। क्विक इन किसी काम में तेज़ होना। टायर ऑफ किसी शख्स या चीज़ से तंग आ जाना, टायर विद थक जाना। प्रे टू किसी से दुआ करना, प्रे फॉर किसी के चीज़ के लिए दुआ करना। ट्रस्ट इन भरोसा करना, ट्रस्ट विद हवाले करना। वेट फॉर इंतज़ार करना, वेट ऑन खिदमत बजा लाना। डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना, यह भी इंपॉर्टेंट है कि डाई ऑफ किसी बीमारी से अगर कोई मर जाए तो कहते हैं ही डाइड ऑफ कैंसर। और डाई फ्रॉम किसी हादसे में मर जाना, ही डाइड फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो ये इसकी आपको मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लें, ये काम में आने वाली चीज़ें हैं ये सारी। अब अगली बात क्या है जी, कंजंक्शन है हमारा। जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन में क्या होता है जी, देखते हैं। ये लफ्ज़ कहाँ से आया जी, लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ कॉनिएंशनम से ही लफ्ज़ आया। कॉनिएंशनम यानी यूनियन या जॉइनिंग। तो डेफिनेशन क्या है जी, कंजंक्शंस और लफ्ज़ ही थोड़ा सा डिफरेंट है और मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। आपने अक्सर ये अल्फाज लाजमी देखे होंगे। कंजंक्शंस आर यूज टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी कि एंड मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ों को मिलाने के लिए। आई एम अ टीचर एंड ही इज़ अ डॉक्टर। अब देखा, आई एम अ टीचर और ही इज़ अ डॉक्टर को किसने मिलाया, एंड ने। बट आई लाइक टू प्ले क्रिकेट बट ही लाइक्स टू प्ले हॉकी। देखा, दोनों हिस्सों को मिलाया। देखा ना, ऊपर हमने पढ़ा अभी जॉइन करता है, जॉइन करता है। तो ये आई लाइक टू प्ले क्रिकेट बट ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, तो बट है ऐसा से। फिर आ गया जी और का लफ्ज़ आ गया, फिर आ गया इसके आगे मज़ीद लफ्ज़ हैं वगैरह। तो काइंड क्या है जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये थोड़ी सी देखते हैं हम जी, क्या है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जी। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट वगैरह वगैरह, ये सारे जो अल्फाज हैं कंजंक्शंस हैं, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। आई वांटेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अब इसमें क्या था जी कि दोनों हिस्सों को, इट स्टार्टेड रेनिंग को आई वांटेड टू गो टू द पार्क को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया हमने, बट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दो बातें हुई ना, मैं जाना चाहता था लेकिन बारिश शुरू हो गई। अब दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया, तो जॉइन करने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। और बट आप जानते हैं कि कंजंक्शन है, और कंजंक्शन कैसा जी, ये देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। शी लव्स टू रीड बुक्स
and she enjoys writing stories too. She loves to read books and she enjoys writing stories too. अब दोनों हिस्सों को मिलाया, and ने मिलाने वाला लफ्ज, ज्वाइन करने वाला लफ्ज, कंजंक्शन होता है। डू यू वांट टी और वुड यू प्रेफर कॉफी? जी, चाय पीनी है या कॉफी पीनी है? तो दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हमने यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। और आर बहुत सारे लोग कहते हैं, डू यू वांट टी आर वुड यू प्रेफर कॉफी? आर कोई लफ्ज नहीं, और लफ्ज है, और ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली। वो थका हुआ था इसलिए वो सोने चला गया। तो सो का लफ्ज यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई ट्राइड कॉलिंग हर येट शी डिडंट आंसर। मैंने उसको फोन करने की कोशिश की लेकिन उसने जवाब ना दिया। येट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जनाब अब आगे अगली काइंड आती है, दूसरी काइंड आती है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये जरा नामों में थोड़ी सी है कंफ्यूजन सी शायद ना हो आपको, लेकिन बाकी बड़ा आसान काम है। ये देखिए ना, बोथ एंड, कई जुमलों के अंदर आपने सुना होगा बोथ, शी इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। वो स्मार्ट भी है और समझदार भी है और मेहनती भी है। स्मार्ट का मतलब समझदार होना, यहाँ पे स्मार्ट का जो मतलब है वो समझदार होना है। तो वो स्मार्ट भी है, समझदार भी है और हार्ड वर्किंग भी है। जी, एक और कोरिलेटिव देखा, पहले एक एक लफ्ज था, अब दो अल्फाज मिलके क्योंकि कंजंक्शन का काम दे रहे हैं लिहाजा इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। यू कैन आइदर, इधर भी बोलते हैं, आइदर भी ठीक है। यू कैन आइदर वॉच अ मूवी और रीड अ बुक। अब देखा दोनों हिस्सों की, या तो फिल्म देख लो या किताब पढ़ लो। तो आइदर और या ईदर और का इस्तेमाल है इसके अंदर। नाइदर नॉर, ये नीदर नॉर। ही इज नाइदर टायर्ड नॉर हंग्री, ना ही वो थका हुआ है ना भूखा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आल्सो लफ्ज नहीं कहना जी, बहुत तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान रखिएगा। आल्सो कोई लफ्ज नहीं होता, ऑल्सो, ऑल्सो। शी इज नॉट ओनली अ ग्रेट राइटर बट ऑल्सो अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। वो ना सिर्फ एक बहुत अच्छा राइटर है, लिखारी है, बल्कि एक बड़ा अच्छा फनकार भी है, आर्टिस्ट भी है। तो ये आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप अपने इसको इस्तेमाल करें, अपनी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में, अपनी कम्युनिकेशन में इसको इस्तेमाल करें। वेदर और, आई डोंट नो वेदर शी विल कम और स्टे होम। मुझे नहीं पता कि उसने आना है या घर ही रहना है। तो ये वेदर और की कोरिलेटिव कंजंक्शन की मिसाल थी। सबऑर्डिनेटिंग, ये तीसरी और आखिरी काइंड, सबऑर्डिनेटिंग, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, आफ्टर, इफ वगैरह वगैरह। तो शी इज हैप्पी बिकॉज शी पास्ड हर एग्जाम। शी इज हैप्पी बिकॉज शी पास्ड हर एग्जाम। अब देखा, वो खुश थी क्योंकि उसने अपना इम्तिहान पास कर लिया था। आई स्टेड होम सिंस इट वॉज रेनिंग हैविली। एक सिंस होता है ना, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ये सिंस तो टाइम को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंस का मतलब जरा देखिए गौर से। चूंकि आई स्टेड होम, क्योंकि इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे सिंस का मतलब चेंज है। ये वो वाला सिंस नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया, वो तो टाइम को शो करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम को शो करने के लिए नहीं हो रहा, चूंकि के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आई स्टेड होम, मैं घर रहा क्योंकि इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। ही कुडंट फिनिश द प्रोजेक्ट ऑल्दो ही वर्क वेरी हार्ड। वो अपना प्रोजेक्ट खत्म ना कर सका अगरचे उसने बहुत मेहनत की। अब यहाँ पे ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अ, वो अपना काम वक्त पे ना खत्म कर सका क्योंकि उसने हालांकि उसने बहुत मेहनत की थी। हालांकि को शो करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। If you study regularly, it's not regularly, regularly. If you study regularly, you will pass the test. तो अब देखिएगा कि यहाँ पे भी कंजंक्शन, और कौन सी कंजंक्शन थी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। अब अगला क्या है जी, शी वॉज हैप्पी आफ्टर शी रिसीव गुड न्यूज़। जब उसको अच्छी खबर मिली तो वो बहुत खुश थी। आफ्टर यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच जी, इंटरजेक्शन। इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं
क्योंकि एज़ सच इसमें कोई बहुत सीखने वाली बात नहीं है, बस पता होना चाहिए इंटरजेक्शन होता क्या है। बड़ी सिंपल सी बात ये जी, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन इमोशंस। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए हम इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए मिसालें आ जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊ, आ, आउच, ऊप्स, हुर्रे, वाओ। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम हुर्रे कहते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। जब दुखी होते हैं तो ओह! हाय! उर्दू में तो कहते हैं ना हम लोग। तो अभी इसका जुमले में तो कोई मतलब नहीं है, अलहदा से, कोई इसमें वो ये तो अलहदा से काम नहीं कर रहा, लेकिन ये हमारे सडन फीलिंग्स को शो करता है। हमारी जो अचानक से जो हमारी फीलिंग का इज़हार होता है, कील लग जाए ना हाथ पे, क्या कहेंगे? वाह! मज़ा आ गया। नहीं जी, कील लगने पे ऐसा कोई नहीं कहता। वो कहते हैं जी, ओह! या हाय कहते हैं। तो अचानक से जो फीलिंग्स हमारे अंदर से निकलती हैं, उनका इज़हार करने के लिए जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। दूसरा जुमला देखिएगा इसका, दे आर इंक्लूडेड इन अ सेंटेंस यूजुअली एट द स्टार्ट। आम तौर पे जुमले के बाद में भी आते हैं, जुमले के दरमियान में भी आ जाते हैं कभी, लेकिन ज़्यादातर ये जुमले के आगाज़ में आते हैं। टू एक्सप्रेस अ सेंटिमेंट सच एज़ सरप्राइज़, सरप्राइज़ को शो करता है जी, हैरानी को शो करता है। डिस्गस्ट को शो करता है, नफ़रत। जॉय, खुशी, एक्साइटमेंट, हैरानी, पुरजोश होना, और एंथुसियाज़्म, जोश व खरोश, मैंने आज ये काम मुकम्मल करके उठना है। तो यस, या बहुत अच्छा जोश व खरोश शो करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा। हमारे साथ रहिए, बहुत कुछ आगे सीखने को आपको मिलने जा रहा है। बहुत अच्छे लेसन्स आपके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और आपके सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप इनको देखने के लिए आएँ। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।